प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान पिछले 3 व्याख्यानों के क्रम में मैसूर आंग्ल युद्ध का चौथा भाग है। इससे पहले हमने 3 व्याख्यानों में इसके 3 भाग किए और पिछले व्याख्यान में हमने किया कि हैदर अली ने अंग्रेज़ों से लगातार संघर्ष किया और दक्षिण भारत में अपनी एक सत्ता स्थापित की। एक सामान्य सैनिक से एक शासक तक का सफ़र हमने पिछले व्याख्यानों में देखा। हैदर अली की मृत्यु 6 दिसंबर 1782 को हो गई और उसकी मृत्यु के पश्चात मैसूर को नया शासक मिला जिसका नाम टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान अशिक्षित नहीं था। यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हैदर अली अशिक्षित था और टीपू सुल्तान एक शिक्षित राजकुमार था और वो राजकुमार 1782 में शासक बना। साम्राज्यवादी तथा महत्वाकांक्षी होने के कारण वह अपने पिता से प्राप्त राज्य की सीमाओं को अधिक विस्तृत करना चाहता था। मराठों तथा अंग्रेज़ों के प्रति उसका दृष्टिकोण हैदर अली की अपेक्षा अधिक कठोर था। उसके शासक बनने के समय दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति जटिल हो चुकी थी। निज़ाम व मराठे मैसूर के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे। इसके साथ ही यह भी संभावना हो रही थी कि अंग्रेज उनके दावों के प्रश्न का बहाना लेकर मैसूर राज्य में कभी हस्तक्षेप भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसने विस्तारवादी नीति अपनाई। किसने? टीपू सुल्तान ने विस्तारवादी नीति अपनाकर, आक्रामक नीति अपनाकर अपने विरोधियों को दबाने का निश्चय किया। मैंगलोर की संधि की 1 वर्ष बाद ही टीपू ने 1785 में चित्तूर तथा नारगुंड नामक मराठा प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। नाना फडणवीस मराठा राज्य की ओर से टीपू की शक्ति को संगठित होते हुए नहीं देख सकता था, अतः उसने शीघ्र ही युद्ध छेड़ने का निश्चय किया। उसने निजाम को अपनी ओर मिलाकर टीपू के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। 1787 में युद्ध समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। मराठों ने टीपू से जो लिए जाने वाला खिराज था या टैक्स था उसमें कमी कर दी। टीपू सुल्तान का जब हम अध्ययन करते हैं और ख़ासकर जब मैसूर रियासत और अंग्रेज़ों के युद्धों की बात कर रहे हैं तो टीपू सुल्तान के समय मैसूर आंग्ल युद्ध तीसरा, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। इससे पहले 2 युद्ध हुए, वो 2 हैदर अली ने लड़े और इसके बाद जो युद्ध हुए वो टीपू सुल्तान ने लड़े। तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय अंग्रेज़ों तथा मैसूर के शासक टीपू के बीच लड़ा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, परंतु कंपनी के संचालकों ने उसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की 34वीं धारा के अंतर्गत हस्तक्षेप की नीति पर आचरण करने के आदेश दिए थे। उसे स्पष्ट आदेश थे कि वह विस्तारवाद के आदर्श पर युद्ध न करके केवल रक्षात्मक युद्ध ही करेगा। साथ ही
कॉर्नवालिस स्वयं भी एक शांति प्रिय व्यक्ति था। किसी से युद्ध में उलझने से पहले वह भारत की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ लेना भी चाहता था, परंतु वह अपनी शांति प्रिय नीति पर अधिक दिनों तक आचरण नहीं कर सका। शीघ्र ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि टीपू की बढ़ती हुई शक्ति को दबाना कंपनी के हित के लिए आवश्यक है। टीपू का मालाबार पर अधिकार करना व उसकी नाविक शक्ति भी अंग्रेजों के साथ शत्रुता का एक कारण थी। अतः कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने के बाद शीघ्र ही नवंबर 1786 में संचालक समिति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक पत्र लिखा, जिसमें टीपू के विरुद्ध युद्ध की संभावना को प्रकट किया। इसी संदर्भ में उसने पूना के रेजिडेंट मैलेट को एक पत्र लिखा कि यदि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य युद्ध छिड़ता है तो इसकी प्रतिक्रिया भारत में भी युद्ध छिड़ना अनिवार्य है, और युद्ध छिड़ने पर टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों का साथ देगा। अतः यूरोप में युद्ध छिड़ने से पूर्व ही टीपू सुल्तान का दमन करना कंपनी के हित में होगा। वैसे भी मैंगलोर की संधि है 1784 से दोनों पक्ष संतुष्ट नहीं थे और दोनों ही युद्ध को अनिवार्य मान रहे थे। अतः युद्ध के कारण बनते चले गए और 1790 में तीसरा आंग्ल मैसूर या मैसूर आंग्ल युद्ध छिड़ गया। इस जो युद्ध के प्रमुख कारण हैं वो हम जिनका आगे जिक्र करेंगे। सबसे पहला कारण मैंगलोर की संधि, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया कि दोनों पक्ष उससे संतुष्ट नहीं थे। मैंगलोर की संधि 1784 में हुई और इस संधि को दोनों ही पक्ष संधि नहीं मान रहे थे, वो केवल एक युद्ध विराम चाह रहे थे और दोनों ही पक्ष मान रहे थे कि यह एक युद्ध विराम था और अगला युद्ध होगा। टीपू सुल्तान व कंपनी दोनों दक्षिण भारत में अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित करने को आतुर थे। टीपू सुल्तान जैसा महत्वाकांक्षी शासक 1784 की संधि से नियंत्रित रहना नहीं चाहता था। अतः दोनों पक्षी युद्ध का आरंभ होना अनिवार्य मान रहे थे और युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे। अगला जो कारण है युद्ध का, जो कि तीसरा युद्ध जो हुआ, वो है जो टीपू है उसके विदेशी संपर्क। टीपू सुल्तान विलक्षण राजनीतिक पटुता का व्यक्ति था। वह उस समय फ्रांस की राज्य क्रांति के कारण यूरोप की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी और यूरोप की आंतरिक स्थिति है वो खराब थी। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य यूरोप में युद्ध छिड़ने की पूरी संभावना बन रही थी। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का लाभ उठाते हुए टीपू सुल्तान ने अपने राजदूत फ्रांस भेजे और तुर्की भी भेजे। हालांकि दोनों देशों ने उसे सहायता के आश्वासन दिए, परंतु एक जो सक्रिय सहयोग होता है वो नहीं मिला। इसके विपरीत लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह पूरा विश्वास हो गया था कि टीपू सुल्तान इन विदेशी राष्ट्रों की सहायता से समय पड़ने पर अंग्रेज़ों पर धावा बोल सकता है। तो ये जो टीपू सुल्तान ने फ्रांस और तुर्की में राजदूत भेजे, वहाँ भी अंग्रेज़ों को संदेह हो गया और युद्ध का एक कारण बना। तीसरा जो कारण है वो यह है कि अंग्रेज़ों ने निज़ाम से गुंटूर वापस ले लिया। आपको स्मरण होगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने निज़ाम को त्रिगुट से अलग करने तथा मराठा सहयोग से निज़ाम को वंचित करने हेतु उसे गुंटूर का प्रदेश दिया था।
गुंटूर प्रदेश उस समय जो उसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण थी। उत्तरी सरकार के प्रदेशों को मद्रास से मिलाने हेतु कॉर्नवालिस इसे वापस प्राप्त करना चाहता था, जबकि निज़ाम इसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके माध्यम से उसका राज्य समुद्र के संपर्क में था। 1788 में निज़ाम गुंटूर देने को तैयार हो गया, परंतु उसके बदले उसने उन राज्यों की मांग की जो हैदर अली ने उससे छीन लिए थे, और अंग्रेज़ों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उसको गुंटूर का जो प्रदेश है वो वापस दे दिया। इस शर्त, ये जो इन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, इसका अर्थ था टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। तो यह भी एक कारण था। अगला जो चौथा कारण है, कॉर्नवालिस का निज़ाम को पत्र। जब निज़ाम ने अपने खोए प्रदेश प्राप्त करने हेतु कॉर्नवालिस से सैनिक सहायता मांगी, तो कॉर्नवालिस ने निज़ाम को एक पत्र लिखा। उसमें कहा गया था कि कंपनी सैनिक सहायता देने को तैयार है, लेकिन वह सेना अंग्रेज़ों के मित्रों के विरुद्ध प्रयुक्त नहीं की जा सकेगी। उसमें कॉर्नवालिस ने अपने मित्रों के नाम भी दिए। उन मित्रों में टीपू सुल्तान का नाम नहीं था। इससे स्पष्ट हो गया कि कंपनी निज़ाम को टीपू सुल्तान के विरुद्ध सैनिक सहायता देने के लिए तैयार है, और यह भी स्पष्ट हो गया कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ मित्र नहीं हो सकते, और फलस्वरूप टिप्पू ने युद्ध की तैयारियां जो पहले से चल रही थी उनको अपना कंटिन्यू रखा। अंतिम जो कारण है, जो जिसको हम तात्कालिक कारण मान सकते हैं, किसी भी युद्ध में बहुत सारे कारण संचित होते हैं, हर कोई एक तात्कालिक कारण बनता है, चाहे दुनिया में कहीं भी युद्ध हुआ हो। तो इसका जो तात्कालिक कारण था, ट्रावनकोर पर टीपू सुल्तान का आक्रमण। इस युद्ध का जो तीसरा युद्ध हुआ, मैसूर और आंगल का तात्कालिक कारण 29 दिसंबर 1789 को टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। ट्रावनकोर के राजा ने टीपू सुल्तान के जो विरोधी नरेश थे उनको अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसके अलावा जब डचों ने क्रांगनूर और जैकोटाई के दुर्ग टीपू सुल्तान को न बेचकर ट्रावनकोर के राजा को बेच दिए, तो यह भी टीपू सुल्तान को बहुत बुरा लगा। इस कारण टीपू सुल्तान के संबंध ट्रावनकोर के राजा से बिगड़ गए, और ट्रावनकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र भी था। कॉर्नवालिस ने मैंगलोर की संधि के अंतर्गत ट्रावनकोर के राजा की सहायता करना आवश्यक समझा, और ये दोनों पक्षों में युद्ध का कारण बना। इस युद्ध की यदि तैयारियों की बात करें, तो टीपू सुल्तान ने जब ट्रावनकोर पर धावा बोल दिया था, तो कॉर्नवालिस को अपने मित्र राजा को सैनिक सहायता देना आवश्यक हो गया। उसने मद्रास के गवर्नर जॉन हॉलैंड को टीपू के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा, परंतु हॉलैंड ने इस दिशा में उदासीनता प्रदर्शित की। इस पर कॉर्नवालिस ने मद्रास के गवर्नर की कटु आलोचना की, और उसने मराठा व निज़ाम को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। ये दोनों शक्तियां भी इसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि वे दक्षिण में टीपू सुल्तान का शक्तिशाली होना अपने हित के विरुद्ध समझते थे। इस कारण 1 जून 1790 को सुगमता से निज़ाम, मराठा और अंग्रेज़ों के मध्य एक त्रिगुट का निर्माण हो गया, और इससे कॉर्नवालिस को टीपू की शक्ति का भय नहीं रहा।
इस त्रिगुट के निर्माण को कॉर्नवालिस की कूटनीति का एक अच्छा उदाहरण जो है वो माना जा सकता है। ये अब दोनों पक्षों में ठन गई तो युद्ध की घटनाएं किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं। यह जो युद्ध है मैसूर आंगल तृतीय युद्ध लगभग 2 वर्ष चला। इन 2 वर्षों में मराठा व निज़ाम दोनों की सेनाओं ने अंग्रेजों की पर्याप्त सहायता की। इसको स्वयं कॉर्नवालिस ने स्वीकार किया है और प्रशंसा की है दोनों शक्तियों की। 29 जनवरी 1791 में को वह स्वयं उस सेना का जो है इंचार्ज बना। जनरल मिडोज के असफल रहने पर कॉर्नवालिस मद्रास से बेंगलोर की तरफ बढ़ा और 21 मार्च 1791 में उसने बेंगलोर पर अधिकार कर लिया। टीपू सुल्तान वीरता से अंग्रेजों का मुकाबला करता रहा पर भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। 13 मई 1791 को कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम जा पहुंचा। यहाँ टीपू सुल्तान ने अपनी रणकुशलता का अपूर्व परिचय दिया। भाग्यवश इसी समय वर्षा प्रारंभ हो गई और कॉर्नवालिस को पीछे हटना पड़ा। मैंगलोर आकर उसने अपनी सेना को पुनः सुव्यवस्थित और सुसज्जित किया। 1791 के गर्मी में युद्ध ने फिर जोर पकड़ा। टीपू सुल्तान ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया, परंतु इसी अंतराल में कॉर्नवालिस की सहायता के लिए बंबई से एक सेना आ पहुंची। उधर टीपू की सैनिक शक्ति दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही थी। बंबई की सेना की सहायता से कॉर्नवालिस ने उन पहाड़ी दुर्गों पर अधिकार कर लिया जो श्रीरंगपट्टम के मार्ग में स्थित थे। 5 फरवरी 1792 को उसने राजधानी के आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। अपनी सैनिक योग्यता और चतुराई से टीपू ने राजधानी को तो विनाश से बचा लिया, परंतु वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आगे अंग्रेजों का मुकाबला करना कठिन है। दोनों पक्षों ने अपनी सैनिक शक्ति को भांपकर, अंग्रेज भी अब थोड़े कमज़ोर पड़ रहे थे, यद्यपि वो जीत रहे थे, लेकिन कॉर्नवालिस अपनी शक्ति और क्षमताओं को पहचान रहा था। तो दोनों पक्षों ने अपनी सैनिक शक्ति को भांपकर युद्ध समाप्त करने की सोची। टीपू सुल्तान ने अपना दूत कॉर्नवालिस के पास भेजा। बातचीत के उपरांत 23 मार्च 1792 में दोनों पक्षों के बीच संधि हुई, जिसे श्रीरंगपट्टम की संधि कहा जाता है। संधि की जो शर्तें हैं, पहला, इस संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को समर्पित करना पड़ा। कॉर्नवालिस ने विजित राज्य त्रिगुट शक्तियों में विभक्त कर दिया, यानी अंग्रेज, निजाम और मराठा। मालाबार, कुर्ग और 12 महल अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए तथा कृष्णा नदी के आसपास के प्रदेश निजाम को दे दिए। मराठों को कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य का भाग दे दिया गया। दूसरा, कुर्ग नरेश की स्वतंत्रता टीपू सुल्तान को स्वीकार करनी पड़ी और कुर्ग नरेश अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। तीसरा, टीपू ने वचन दिया कि उसके पिता हैदर अली के समय जितने भी युद्धबंदी है उनको वह मुक्त कर देगा। चौथा, टीपू सुल्तान को युद्ध की हर्जाने के रूप में, क्षति के रूप में 30 लाख पाउंड कंपनी को देने पड़े, एक बड़ी राशि। पांचवा, अमानत के रूप में टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्र मोइजुद्दीन व अब्दुल खलीक को अंग्रेजों के पास छोड़ना पड़ा। इस प्रकार से यह श्रीरंगपट्टम की जो संधि है, ये दोनों पक्षों के बीच में संपन्न हुई। संधि की यदि हम समीक्षा करें तो
संधि की शर्तों से यह तो स्पष्ट है कि यह संधि टीपू सुल्तान के लिए अपमानजनक थी और विनाशकारी भी थी। मैसूर दक्षिण भारत में अब एक शक्तिशाली राज्य नहीं रहा। इस संधि से बारा महल के समीप के वे दर्रे अंग्रेजों के प्रभुत्व में चले गए जिनसे हैदर अली अपने आक्रमण किया करता था। पश्चिम में मैसूर का संपर्क समुद्र से टूट गया और अब ये इतने प्रदेश कम हो गए तो टीपू सुल्तान की सेना अब अपने सुरक्षात्मक पठारी प्रदेश में नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि दर्रे भी उनके पास में नहीं रहे थे। इसके अलावा निज़ाम और मराठा मैसूर राज्य में आकर अति प्रसन्न हो रहे थे। उन दोनों ने अंग्रेज़ों से मिलकर दक्षिण की तीसरी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। युद्ध की क्षतिपूर्ति में भारी भरकम रकम लेकर कॉर्नवालिस ने टीपू को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर बना दिया। इन सब में उसका अपमान इसमें झलकता है कि उसे अमानत कहें ज़मानत के रूप में अपने 2 बेटे अंग्रेज़ों के हवाले करने पड़े। तो ये इतनी कठोर जो शर्तें ये टीपू सुल्तान के साथ में जो है अंग्रेज़ों को ने रखी। यह सत्य है कि संधि करने के समय कॉर्नवालिस इस स्थिति में था। यदि वह चाहता तो तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की शक्ति को सदैव के लिए समाप्त कर सकता था। मैसूर राज्य को टीपू सुल्तान के प्रभुत्व से निकालकर अपने प्रभुत्व में ले सकता था, परंतु इस प्रकार की धारणा व्यक्त करते हुए आलोचना करना गलत है, क्योंकि आलोचक यह भूल जाते हैं कि ऐसा करने पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को सारा मैसूर राज्य अपने मित्र राज्यों में बांटना पड़ता और ऐसा करने पर मराठे और अंग्रेज शक्तिशाली हो सकते थे, उनकी तरफ से भी चुनौती बन सकती थी। तो कॉर्नवालिस ने जो किया वो उसने एक मंजे हुए खिलाड़ी और एक कूटनीतिज्ञ अपनी कूटनीतिज्ञ जो नीति का उसने प्रदर्शन किया। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।